हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वन शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में, देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है, देन डेवलपमेंट, और लास्ट में हम जानेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। सो ऑलरेडी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बट जितने भी ये पार्ट्स हैं प्लांट के, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, ये सभी प्लांट्स में हम देखते हैं कि एक ऑर्डरली सीक्वेंस में फॉर्म होते हैं। जैसे कि रूट पहले आएगा, फिर शूट अपीयर होगा, फिर लीव्स आएंगे, है ना। फिर जब एक सीजन आएगा एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद प्लांट्स में फ्लावर अपीयर होंगे जिससे फ्रूट्स बनेंगे। तो ये कैसे होता है, यही हम इस चैप्टर में जानेंगे, जो कि ग्रोथ का पार्ट है। देन फॉर्म्स, जैसे कि सीड क्या होता है, जिससे सीडलिंग्स आती हैं। देन यंग प्लांट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं, और उससे बनता है मैच्योर प्लांट। तो ये हम सारा सीक्वेंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी ऑलरेडी नो कि प्लांट है उनमें जो हाइट है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते जाती है, प्लस जो प्लांट का गिर्थ है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है। बट प्लांट के कुछ पार्ट्स जैसे कि लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सभी कंटिन्यू ग्रो नहीं करते हैं। ये एक पीरियड टाइम तक ग्रो करेंगे एंड एक पर्टिकुलर सीजन में ये फिर फॉल हो जाएंगे, देन अगेन अपीयर होंगे। लाइक कि जो लीव्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में झड़ जाते हैं, देन नए पत्ते आते हैं। फ्लावर भी अपने सीजन के अकॉर्डिंग ब्लूम करता है, जिससे फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा कुछ एक ऑर्डरली मैनर में प्लांट में होता है, जो कि ग्रोथ का पार्ट है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट। यानी कि प्लांट्स में दो फेज होते हैं, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, जो कि नॉर्मल ग्रोथ स्टेज होता है, जिसमें रूट, रूट से शूट, शूट से लीव्स अराइज होते हैं। और दूसरा होता है जनरेटिव फेज, जिसमें प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, जिसमें फ्लावर्स आएंगे। तो इसमें कहा है कि जो फ्लावरिंग स्टेज है प्लांट का वो बाद में आता है, पहले वेजिटेटिव फेज आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट में जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा, यानी कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो दे नीड एनर्जी, फ्लावर्स नीड एनर्जी। सो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? वेजिटेटिव फेज ही तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए वेजिटेटिव फेज का पहले आना जरूरी है, उसके बाद फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे फ्लावर्स अपीयर होंगे और फ्रूट्स बनेंगे। देन यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में हम वैरायटी ऑफ टिश्यूज देखते हैं, क्या इन सभी के बीच में कोई रिलेशन है? जैसे कि प्लांट्स में पहले सेल आएगा, सेल टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनेंगे, एंड ये ऑर्गन्स जो है फिर अपना अपना काम करेंगे। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, और क्या ये ऑल्टर्ड हो सकते हैं? तो यस, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ऑल दिस स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट सेल्स। तो जितने भी ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, वहाँ सेल और टिश्यू जो हैं ये जनरली स्टेबल होते हैं, यानी कि ये सभी सेम टाइप के होंगे, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बट आगे जब ये टिश्यू ऑर्गन में डेवलप हो जाते हैं, देन they get differentiated and they perform their individual functions according to the environmental stimuli during the development. So all the cells that we see in a plant, they arise from a single cell, that is zygote. This zygote undergoes different changes, form different structures, and all those different structures got different functions. This whole process includes some of two processes, that is growth and differentiation, in which this zygote undergo differentiation to form different type of structures in an orderly sequence to form a mature plant.
in which we see root, stem, leaves, branches, flower, fruit, seeds, and eventually they die. सो पहला स्टेप जो प्लांट ग्रोथ में होता है दैट इज सीड जर्मिनेशन. सो अगर सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, दे गॉट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मॉइस्चर फ्रॉम द environment, so they start germination. This is called germination, where from seed radicals appear which develop into future root, and then plumule appear which develop into future shoot. बट अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, देर इज नो मॉइस्चर, देर इज नो न्यूट्रिएंट्स, क्या होगा, जो ये सीड्स हैं ये जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, ये इसी तरह से सस्पेंड रहेंगे. एंड दिस फेज इज कॉल्ड डॉर्मेंसी पीरियड. प्लांट्स में जो जो सीड है उसकी जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है. वाटर अगर मिलेगा उनको तभी उनके अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे एंड सीड स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग. ठीक है. तो once these seed got favorable condition, they starts their metabolic activities and growth takes place. In this chapter we also study about some factors which govern and control these developmental processes. और ये जो factors हैं ये internal भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. इंटरनल में जैसे हॉर्मोन्स हो गए, जेनेटिक मेकअप हो गया, और वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये affect करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जो हम इस चैप्टर में करेंगे. तो ये सारी चीजें ओवरऑल हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. तो ध्यान से आप आगे का चैप्टर समझेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ. सो ग्रोथ क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का ग्रोथ एक फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक है. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्स. इंडिविजुअल सेल्स का मतलब अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इन सभी में जो परमानेंट इंक्रीज होता है साइज ऑफ एन ऑर्गन, पार्ट्स या सेल का, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ. तो याद रखेंगे इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है. तो जनरली जो ग्रोथ है ये क्यों हो पाता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, which provide energy for this process. फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ लीफ. सो लीफ जो है स्टार्टिंग में इस साइज का होता है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इट इंक्रीज इट्स साइज एंड बिकम परमानेंटली increase in size. So this is expansion of leaf which is a part of growth. Now here a question arises कि अगर हम किसी piece of wood को पानी में रख दे तो वो स्वेल हो जाएगा, तो क्या इसे भी हम ग्रोथ कहेंगे? आंसर क्या है कि जो पीस ऑफ वुड है पानी में रखने के कारण उसमें जो स्वेलिंग आएगी दैट इज अ फिजिकल चेंज. इट इज नॉट परमानेंट चेंज. है ना. यहाँ पे जो वुड स्वेल हुआ है इट स्वेल बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो कि रिवर्सिबल है. यानी कि अगर हम उस वुड को ड्राई कर दे तो वापस वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा. एंड इस पूरे प्रोसेस में यानी कि स्वेलिंग में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हुआ है. जो वुड है वो देमसेल्फ एक्सपेंड हुआ है बाय absorbing द वाटर. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ. इसको हम ग्रोथ नहीं करेंगे, कहेंगे इट इज अ फिजिकल चेंज. सो इन प्लांट्स जो ग्रोथ है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि यहाँ तक ही ये ग्रो करेंगे, ये ग्रो करते रहते हैं. सो प्लांट्स दे रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ. एंड ये क्यों होता है? बिकॉज दे हैव स्पेशल टिश्यूज, स्पेशल सेल्स दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ना, which have the capacity to divide and self perpetuate. तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा अबाउट ऑल दिस
टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टम, इंटरसेलुलर मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो ये सारे जो टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द प्लांट्स। लेकिन इन टिश्यूज से यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से डिवाइड होकर के जो सेल्स बनते हैं which is known as the product of this division, those cells they make up the plant body। because टिश्यू डिवाइड होकर के नए सेल्स बनाते हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, they lost power, they lost the capacity to divide and they make up the plant body। इस फॉर्म ऑफ जो ग्रोथ है जहाँ पे नए सेल्स बन रहे हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो परमानेंट होते जा रहे हैं और फिर नए सेल्स उसमें एड अप होते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो ग्रोथ है, जो डिवीजन है, इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। सो व्हाट वुड हैपन इफ मेरिस्टम सीज टू डिवाइड? अगर मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा और क्या ऐसा होता है? सो मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम है डिवाइड करना और नए सेल्स बनाना, जो सेल्स आगे जाके परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और plants जो हैं they undergo a period of dormancy and impacting its survival। so मेरिस्मेटिक सेल्स ही हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, नए टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं और प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्लांट का टिप कट कर दो तो आप देखोगे वो प्लांट आगे लेंथ वाइज इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। साइड से ब्रांचेस तो बढ़ेंगी बट वो लेंथ वाइज इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो उसका एपिकल मेरिस्टम था वो कट ही कर दिया है ना? तो यस, will affect the plant growth। We already studied about the root apical meristem and shoot apical meristem। root apical meristem आगे जाके root form करता है, shoot apical meristem आगे जाके shoot form करेगा, है ना? तो these two meristems are responsible for primary growth in plants and they contribute to the elongation of plants along their axis। वही जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट है लाइक जिम्नोस्पर्म, उनमें जो लेटरल मेरिस्टम है ना, और वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सभी अपीयर होते हैं आगे जाके लाइफ में। तो पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर आगे जाके प्लांट का जो गर्थ है वो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज टिश्यूज। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। सो एलोंगेशन वाला जो पार्ट है दिस इज प्राइमरी ग्रोथ एंड आगे जाके जब प्लांट का गर्थ इंक्रीज होगा by the formation of because of lateral meristem which result into the vascular cambium or cambium, that is called secondary growth। सो जैसा कि हमने देखा ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, बट अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें जहाँ पे ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल है वो स्टार्टिंग में स्मॉल होगा और उसमें प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी कम होगा, यानी कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को कंबाइनली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बट विद ग्रोथ क्या होगा, जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना? एट सेलुलर लेवल तरह से ग्रोथ होता है। प्रोटोप्लाज्म है इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, है ना? प्रोटोप्लाज्म को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ग्रोथ है वो कैसे हम मेजर करेंगे? सो इट इज मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, जिसमें से कुछ हैं इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। तो इन सभी चीजों में क्या इंक्रीमेंट हुई है इसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि कैसे ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour। तो per hour एक मेज के रूट में उसके एपिकल मेरिस्टम से इतने नए सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इस रेट में जो इसका रूट है वो एक्सपेंड होता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जो सेल्स हैं किसके, वाटरमेलन के, दे इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। जो साइज है वाटरमेलन के हर एक सेल्स का वो बढ़ता है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो सेल की क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ेगी, वाटरमेलन जो ये फ्रूट है फॉर्म होने के बाद उसका साइज बढ़ता है इतने टाइम्स।
सो इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो पहला एग्जाम्पल है वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है एंड दूसरे एग्जाम्पल में जो साइज है सेल का वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का। सो पोलन ट्यूब के बारे में हम जानते हैं कि जो ट्यूब है वो कैसे ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। लेंथ वाइज ये ग्रो करता है एंड दे रीच द ओवरी। एंड एक और एग्जाम्पल देखते हैं वेयर द सरफेस एरिया ऑफ दिस लीफ इंक्रीजेज विद ग्रोथ एंड become large in size, so it increases in dorsiventral leaf। जो साइज है वो लीफ का बड़ा हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विद ग्रोथ। तो ये जो जितने भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख रहे हैं दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोथ। किसी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, किसी में सेल का साइज बढ़ रहा है, किसी में लेंथ बढ़ रही है, किसी में सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ ग्रोथ। सो पीरियड ऑफ जो ग्रोथ है इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पहला फेज है मेरिस्टमैटिक फेज। तो जब भी मेरिस्टमैटिक वर्ड आ जाए वहां आप समझ जाओ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, यानी कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव सेल डिवीजन एंड मेरिस्टमैटिक सेल्स आर undifferentiated, they found at tip of root and shoot and they are responsible for producing new cells, and these meristematic cells are rich in protoplasm, they have large nuclei, their cell wall are primary in nature, they are thin cellulosic with abundant plasmodesmatal connection that is essential for cell division। दूसरा फेज आता है एलोंगेशन फेज। तो डिवीजन हो गया सेल्स का, अब आएगा एलोंगेशन। फॉलोइंग द मेरिस्मेटिक फेज जो सेल्स हैं इन द एलोंगेशन फेज दे इंक्रीज इन साइज। तो ये साइज को बढ़ाते हैं, है ना, सेल का साइज बढ़ेगा। आप देख सकते हो ये जो सेल है यहाँ पे कितने स्मॉल है एंड आफ्टर एलोंगेशन दे बिकम लार्ज इन साइज। So this is primarily due to cell vacuolation, cell enlargement and deposition of new cell walls. Elongation contributes significantly to the overall growth of the plant. Next phase is maturation phase. तो ये last phase है where cells they reach their maximum size in terms of wall thickening, protoplasmic modification and undergo differentiation। यानी कि they become specialized and develop specific function। यानी कि अब proper जो leaf बन जाएंगे उनका काम होगा photosynthesis करना, ठीक है। शूट हैं उनके थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो वाटर एंड फूड है वो उनका ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। नाउ each and every part of plant they developed and they start doing their specific work. The cells no longer divide and have reached their full size, है ना। Plant initially they are not differentiated but after differentiation they get their specific function, specific size, specific shape and they start doing their specific work। Now growth rate। So growth rate क्या है? It is the increased growth per unit time। सो ग्रोथ जो है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, क्योंकि ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है। सो एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो जब स्प्राउट होता है तब जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी, उनका साइज, हर चीज डिफरेंट होता है। जब ये स्प्राउट सीडलिंग बनते हैं तब कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। देन जब इनमें वेजिटेशन होता है तब कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन व्हेन बर्ड फॉर्मेशन अकर, व्हेन फ्लावरिंग अकर एंड व्हेन देयर इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो इन सभी स्टेजेस में हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज that may be arithmetic or geometrical। so दो टाइप के ग्रोथ रेट्स हैं, एक है अरिथमेटिक एक है जियोमेट्रिकल। पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ की, जहां सिर्फ एक डॉटर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है और बाकी जो सेल्स हैं दे गेट डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड। सो ये जो पोर्शन है दिस इज सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड ऑल दीज आर द cells that lose the capacity to divide।
सो सिंपलेस्ट जो एक्सप्रेशन है ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ का इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द रूट एलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। सो अगर हम इस अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा इन बिटवीन टाइम एंड द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। सो इन दैट केस वी गॉट अ स्ट्रेट line. An expression for this is this LT equal to L naught plus RT. So where LT represent length at time t, L naught represent length at time 0 and R represent growth rate and this T represent time period. We already know na, per elongation per unit time. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोमेट्रिकल ग्रोथ। सो इनिशियली क्या होता है, जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होता है, दैट इज कॉल्ड लैग फेज, बट आफ्टर दैट इट इंक्रीजेज रैपिडली एंड दैट फेज इज कॉल्ड लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल phase where zygote divide to form number of cells and each cells again divide to form many number of cells. This is called geometrical growth. So here both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. तो यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड करता है, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो सिर्फ डिवाइड कर रहा है और बाकी के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नो, हर एक सेल डिवाइड कर रहा है। सो हाउ एवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड है तो जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, वो स्लो डाउन हो जाएंगी एंड दे लीड स्टेशनरी फेज। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। You can see this is exponential phase, this is lag phase, this is log phase also called exponential phase। और अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड है, ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी एंड इट बिकम स्टेशनरी। So a sigmoid curve is a characteristic of living organisms growing in a natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Expression for geometrical growth is W1 is equal to W naught E power RT. So यहाँ W1 का मतलब है फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एटसेट्रा। W naught का मतलब है इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। R represent growth rate, T represent time of growth and E represent base of natural logarithm. So यहाँ जो R है ये relative growth rate है and is also measured of ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index. Hence the final size of W1 depends on the initial size W naught. Now, quantitative comparison between the growth of living system can also be made in two ways. तो पहला जो तरीका है वो है measurement and the comparison of total growth per unit time, कि हर unit time पे जो total growth है वो कितनी हो रही है, that is called absolute growth rate। और दूसरा है growth of given system per unit time expressed on a common scale पे अगर हम सबको रखें, यानी कि per unit initial parameter इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट, कि इनिशियल कितना था उसको देखते हुए बाकी सबको कंपेयर करना। सो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, टू लीव्स ए एंड बी आर ड्रॉन दैट आर डिफरेंट इन साइजेस बट शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम। गिव लीव A1 एंड B1, दोनों लीफ अलग अलग हैं एंड दोनों में जो ग्रोथ है वो भी आपको अलग अलग दिखेगी। Because जो smaller leaf है A, despite having same absolute growth as leaf B, expressed a much large percentage increase in size, thus demonstrating a higher relative rate। कंडीशन ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ की क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो पहला यहाँ आता है वाटर। तो वाटर इज क्रूशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड टर्जिडिटी विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और दूसरा जो काम करता है वाटर, इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर एंजाइम रिएक्शन एंड इज नीडेड फॉर प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन। दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन। Oxygen is vital for respiration and energy production, which is necessary for various metabolic activities. Next आता है nutrients. Nutrient include macro and micronutrients which provide raw material for protoplasm synthesis and energy.
Nutrient also act as a source of energy. Next is temperature. So अगर optimal temperature है तो that is good for plant and that is between 28 to 30 डिग्री सेल्सियस. बट ये टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हाई या लो होता है, सो दैट कैन अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. नेक्स्ट आता है लाइट. सो लाइट जो है इट इज रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस. विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड द सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्वालिटी, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है ये भी अफेक्ट करती है ओरिएंटेशन ऑफ लीफी शूट को. तो आपने देखा होगा कि जो शूट है प्लांट्स के वो मेनली लाइट की तरफ खुद को बेंड कर लेते हैं. सो सनफ्लावर में ये चीज हमें काफी क्लियर दिखती है. ग्रेविटी ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस करता है टू द डायरेक्शन ऑफ रूट एंड शूट ग्रोथ. तो रूट जो है वो टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. एंड शूट जो है ये अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. सो प्लांट्स में ग्रोथ क्या होता है ये हम समझ चुके हैं. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की. तो ऑलरेडी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. सो जितने भी रूट एपिकल मेरिस्टम है एंड शूट एपिकल मेरिस्टम है, इसके अलावा कैम्बियम, दे ऑल गेट डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जितने भी मेरिस्मेटिक सेल्स हैं दे डिवाइड एंड आफ्टर डिवीजन दे get differentiated into a specific cell which have their specific shape, specific size, specific function, that is called differentiation. So during differentiation cells hai they undergo few to major structural changes both in the cell wall and in the protoplasm. दोनों में ही चेंजेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल जो कि ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स मीन्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को कहा जाता है. सो ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन जो लिविंग सेल्स हैं ऑफ दीज ट्रैकरी एलिमेंट्स दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म और ये कंप्लीटली डेड जाते हैं एंड दे बिकम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. इसीलिए जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है दे आर कंप्लीटली डेड सेल्स, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मैटर है सेल्स का वो तो है ही नहीं, है ना. सो दे ऑल्सो डेवलप. सो इसी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि दे डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल. तो एक अपने आउटर साइड में है ना, फॉर द स्ट्रेंथ दे डेवलप अ लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल carry water to long distances even under extreme tension. तो ये जो लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन से मिलके. ये है हमारा डिफरेंशिएशन. दिस एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स में. नेक्स्ट इज डी डिफरेंशिएशन. तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन क्या होता है. जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं देयर सेल्स डिवाइड एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, और वो जो न्यू सेल्स हैं दे अंडरगो डिफरेंशिएशन टू गेट देयर फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन बाय लूजिंग देयर पावर ऑफ डिवीजन. तो ये फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन गेन करने के बाद अगर उन सेल्स में वापस से डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो आ जाती है अंडर सर्टेन कंडीशन, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. तो एग्जांपल से समझते हैं इसको. लाइक सेकेंडरी मेरिस्टम. सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बनता है, पैरेन्काइमा से बनता है. तो पैरेन्काइमा ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके बना है, बट इन सम पैरेन्काइमा जो है देयर is a condition called de-differentiation arrives, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टम में, एंड दिस सेकेंडरी मेरिस्टम got the power of division and they form interfascicular कैम्बियम, जिसमें फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का, और उसके साथ ही फॉर्मेशन होगा कॉर कैम्बियम का, जिसको हम नॉर्मली बार्क भी कहते हैं.
ये दोनों किससे बने हैं? फ्रॉम द पैरेन्काइमा सेल्स, जो आया है मेरिस्टेमेटिक सेल से। ओवरऑल क्या हो रहा है हम स्टार्टिंग से देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिवाइड होके सेल्स बनेंगे, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। आफ्टर दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड ऑफ सेल्स, जिससे एक है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा undergoes de-differentiation, यानी कि again got the power of division, and they form secondary meristem. This secondary meristem form interfascicular cambium and core cambium. डी डिफरेंशिएशन के बाद आता है रीडिफरेंशिएशन, जो कि अगेन सिमिलर है डिफरेंशिएशन से। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ? सेल्स हैं, दे अगेन गेन पावर ऑफ डिवीजन एंड दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज। नाउ दोस टिश्यूज again lose the power of division and to divide, and they become mature to perform their specific function. This is called redifferentiation, जिसमें एग्जाम्पल है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, जो कि वुडी होते हैं नेचर में, उनमें जो ये वुड फॉर्मेशन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस रीडिफरेंशिएशन। तो यहाँ जो कॉर कैम्बियम बन रहा है, दिस इज द बार्क ऑफ प्लांट, इज द रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन। क्या हुआ यहाँ पे आफ्टर द डी डिफरेंशिएशन? रीडिफरेंशिएशन होता है जिसमें जो सेल्स हैं दे अगेन लूज द पावर ऑफ डिवीजन, दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर क्या होता है प्लांट्स में, इसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एंड हाउ वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा सेल that are made to divide under controlled laboratory condition during the plant tissue culture? तो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक अनकंट्रोल ग्रोथ है। प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में इट इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ऑफन फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। differentiated parenchyma cell है, यानी कि when it again gains power to divide, then they divide uncontrollable, and जिसमें form the tumor। एंड अगर यही पैरेन्काइमा सेल अगर कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशन में डिवाइड होता है ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर, देन दे आर कॉल्ड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसमें वो आगे जाके दे गिव राइज टू इंडिविजुअल प्लांट्स। सो ऑलरेडी हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स में ग्रोथ है वो ओपन टाइप का होता है, दैट इज इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ऐसे ही जो डिफरेंशिएशन है ये भी प्लांट्स में ओपन टाइप का होता है, बिकॉज सेल्स एंड टिश्यूज जो हैं दे अराइज फ्रॉम सेम मेरिस्टम, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर है एट मैच्योरिटी ऑफ सेल या टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ द सेल विद इन। ठीक है, कि उसकी लोकेशन क्या है उस पर डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स जिनकी पोजीशन रूट से दूर होती है, रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर होती है, दे डिफरेंशिएट एज रूट कैप cells, and those pushed to the peripheral mature as पेरिडर्मिस। एपिडर्मिस है ना, कि जो जो साइड्स में चले जाते हैं वो एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर जाते हैं दे फॉर्म द रूट कैप। तो कैसा सेल बनेगा, कैसा टिश्यू बनेगा, वो डिपेंड करेगा उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है? इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, फ्रॉम जर्मिनेशन से लेकर के, यानी कि सीड जर्मिनेशन से लेकर के सेनिसेंस तक, यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक, डेथ तक। ठीक है, तो सेंस क्या होता है यहाँ पे? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड डिक्लाइन इन प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डेथ। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। इट इज एप्लीकेबल टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एवरीवेयर। सो ये डायग्रामेटिक और फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया गया है ना, कि जो मेस्मेटिक टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, दे डिवाइड, दे
elongate, differentiate, they mature, and at the end they undergo death. This is overall developmental process. So during the overall growth and developmental process, जो plants हैं, they undergo many kind of changes in response to environment. And all these different changes in response to environment is known as plasticity. इसका एग्जाम्पल है हेट्रोफिलीन कॉटन कोरिएंडर एंड लार्कस्पर प्लांट्स. जैसे कि इन सच प्लांट्स जो लीव्स हैं जुवेनाइल स्टेज में, यानी कि जब वो प्लांट्स मैच्योर नहीं हुआ है, सो इन जुवेनाइल प्लांट्स जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन जब मैच्योर होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा इन एडल्ट फेज. वही दूसरा एग्जाम्पल है हेट्रोफाइफिली का, जहाँ एक प्लांट जो कि टेरेस्ट्रियल है हैबिटेट में और दूसरा प्लांट जो कि एक्वेटिक है हैबिटेट में, दोनों में ही जो लीफ का डेवलपमेंट है इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंट वो अलग अलग है. जहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बढ़ने वाला प्लांट्स, ग्रो करने वाला प्लांट्स में जो है कुछ इस तरीके के लीव्स देखने को मिलेंगे जो कि एयर में ग्रो कर रहा है. वही जो प्लांट वाटर में है, इनसाइड द वाटर, उनमें लीव्स कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे. सो ये एग्जाम्पल है किसका, हेट्रोफिली का. एंड दिस फिनोमेना ऑफ हेट्रोफिली इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. सो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ये सभी के सभी एक दूसरे से काफी रिलेटेड इवेंट्स हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. सो प्लांट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बोथ. सो डेवलपमेंट इन प्लांट्स यानी कि दोनों ही ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. तो यहाँ जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, it includes both genetic as well as plant growth regulators. वहीं जो extrinsic factor है उसमें आ जाएंगे light, temperature, water, oxygen and nutrition. After understanding growth and development in plants, let's understand plant growth regulators. So characteristics of these plant growth regulators, जिनको short में PGRs भी कहा जाता है, these are chemicals that influence the development and growth of plants. तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज या फिर प्लांट हार्मोन और phytohormones. So these are small, simple molecules of diverse chemical compositions. So few examples are here, like indole compounds like indole 3 acid IAA, adenine derivatives like N6, perfluoryl mine purine, and kinetin. Derivatives of carotenoids like abscisic acid APA. Terpenes sample है gibberellic acid short में GA3, and there is a gaseous plant growth regulator, example is ethylene, formula है C2H4. So these are examples of these plant growth regulators which help in development and growth of plants. सो जितने भी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी. तो पहला जो ग्रुप है, इट इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन. तो ये सारी जो एक्टिविटीज जिनमें हॉर्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं are also known as plant growth promoters. तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन्स. तो इन ये सभी हार्मोन्स प्लांट के जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करते हैं. दूसरा ग्रुप है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वुंड्स, stresses of biotic and abiotic origins, and they are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. तो इसमें जो हार्मोन हेल्प करेगा उसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड. इन दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है विच इज ऑफ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एग्जांपल है इथाइलिन. तो दिस कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, but it is largely an inhibitor of growth activities.
लेट्स अंडरस्टैंड डिस्कवरीज ऑफ दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन दे ऑब्जर्व दैट कि जो कॉलियोप्टाइल है यानी कि अ ओपेक कवर दैट कवर द टिप ऑफ ग्रास कैनरी, तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है एक साइड को जहां सन है, यानी कि जो टिप प्लांट का वो बेंडिंग शो कर रहा है टुवर्ड्स द सन, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना। तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड दैट कि जो टिप है कॉलियोप्टाइल का वाज द साइट ऑफ सम सब्सटेंस which is transmittable and responsible for the bending of entire coleoptile। कोई चीज है वहां टिप पे जो इस बेंडिंग में हेल्प कर रही है टुवर्ड्स द लाइट। so auxin is the substance which did this, and it is present at the tip of these plants. So auxin was isolated by F.W. Wendt in the year 1928 from tips of coleoptile of oat seedlings। देन नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है ये बेकाने यानी कि फुलिश सीडलिंग डिजीज जो कि राइस सीडलिंग्स में होता है, एंड वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन known as Gibrella fujicoria, which cause the rice plant to grow excessively tall and thin। तो इस डिजीज में क्या होता है, जो राइस प्लांट्स के सीडलिंग्स हैं वो एक्सेसिवली टॉल होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी राइस प्लांट है, एंड दिस इज डिजीज्ड कॉल्ड फुलिश सीडलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की हाइट में कितना फर्क है। सो ई Kurosawa in the year 1926 he reported the appearance of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with the sterile filtrates of the fungus। तो सेम रिजल्ट उनको देखने को मिला जब उन्होंने सेम फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को यूज किया द राइस सीडलिंग्स। तो सेम सिम्टम्स उनको उन प्लांट्स में देखने को मिले, एंड द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट cytokinin। So here F. Scooge and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem, द कैलस जो कि एक मास होता है ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस को पढ़ा होगा। सो इट proliferated only if in addition of auxin the nutrients medium was supplemented with one of the following। तो वो क्या है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए। यानी कि ऑक्सिन के साथ अगर हम इन सभी के एक्सट्रैक्ट्स को मिला दे तो दे स्टार्ट्स प्रमोटिंग द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम, यानी कि जो इंटरनोडल पार्ट है वहां पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, साइड ब्रांचेस लीव्स वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के एक्सट्रैक्ट तो ऐसा है जो ऑक्सिन के साथ हेल्प कर रहा है इनके इंटरनोडल ग्रोथ में। Miller et al. In the year 1955, he identified and crystallized the cytokinesis promoting active substances that they termed kinetin। तो इन्होंने इन सभी चीजों में एक सब्सटेंस को डिस्कवर किया which promote the cytokinesis, which is a type of cell division, and that substance is kinetin। And kinetin is a type of cytokinin प्रमोट द सेल डिवीजन। तो ये जो काइनेटिन है ये एक टाइप का साइटोकाइनिन ही है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में एबीए कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1960s, थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स they reported the purification and chemical characterization of three different kind of inhibitors। तो याद रखेंगे तीन केमिकल्स हैं, जो तीनों inhibitors हैं they are identified by different researchers। तो ये एग्जांपल्स है इनहिबिटर बी, एप्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। तो ये तीन अलग अलग इनहिबिटर्स हैं which was identified by three different researchers। These chemicals was discovered through research focused on abscission। Abscission का मतलब होता है shedding of coconut fruit, sorry cotton fruit and bud dormancy।
तो दिस इज द एब्सिशन, जिसमें कि जो ओल्ड लीव्स हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर दे बिकम येलोइश इन कलर, है ना। तो ये भी एक टाइप का एब्सिशन है जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। सो लेटर ऑल दीज थ्री जो केमिकल्स आइडेंटिफाइड हुए थे प्रीवियसली, दे आर फाउंड कि सभी के सभी एक ही केमिकल हैं जिसको अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग नाम दे दिए थे, एंड लेटर इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में ABA। नेक्स्ट इज इथाइलिन। सो इथाइलिन जो है, अबाउट दिस एच कुजीन इन द ईयर 1910 ही कंफर्म्ड द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज। तो इन्होंने कंफर्म किया कि जो पका हुआ जो ऑरेंज होता है, दे रिलीज सम वोलेटाइल सब्सटेंस, एंड दिस वोलेटाइल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानाज ऑल्सो, है ना। यानी कि अगर हम एक अनराइप बनाना को एक राइपेंड ऑरेंज के साथ रख दे, तो इससे निकलता हुआ जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, इट ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट दिस अनराइप बनाना इनटू राइप बनाना। So later this volatile substance was identified as ethylene, which is a gaseous hormone, gaseous plant growth regulator. अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि कैसे ये हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीन्स की। तो ऑक्सीन्स विच इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सेन मींस ग्रो, was first isolated from the human urine and have growth regulating properties. They are generally produced by growing apices of stem and root. तो stem और root का जो tip होता है वहाँ पे ये mainly present होते हैं, and from there they migrate to the region of their action. So यहाँ examples हैं like indole 3-acetic acid, short में IAA कहा जाता है, and IBA which is indole butyric acid. So they are identified as natural oxygen because they isolate from the plants. और examples हैं इसके naphthalene acetic acid NA and 2,4-D यानी कि 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. So these are synthetic oxygens, means इनको synthetically बनाया जाता है. So these oxygens have been used extensively in agricultural and horticultural practices. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जो ऑक्सीन है, दे इनिशिएट द रूटिंग इन स्टेम कटिंग। अगर हम किसी भी प्लांट का स्टेम कट के उसको लगा देते हैं तो उसमें ग्रोथ कैसे होती है, यहाँ ऑक्सीन हेल्प करते हैं टू फॉर्म द न्यू रूट्स एंड न्यू लीव्स। इसके अलावा दे ऑक्सीन्स जो हैं, दे प्रमोट फ्लावरिंग इन द पाइन एप्पल, and they also help to prevent fruit and leaf drop at early stage. तो यंग स्टेज में जो लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं वो फॉल ना हो प्लांट से, उसमें उसमें ऑक्सीजन हेल्प करते हैं। बट इसी का अपोजिट, जब वो लीव्स या फ्रूट ओल्ड हो जाते हैं, फ्रूट पक जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उनको गिराने में भी जो है ऑक्सीजन हेल्प करता है। सो इन मोस्ट हायर प्लांट्स जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स हैं, है ना, ये रोक देते हैं ग्रोथ को प्लांट के लेटरली। प्लांट जो है वो लेटरली यानी कि साइड से ग्रो ना करके वो टिप लेंथ वाइज ग्रो करता जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द टिप। बट अगर हम इन प्लांट्स का डीकैपिटेशन कर दे, यानी कि जो शूट का टिप है उसको हम कट कर दे, तो हम देखेंगे इन प्लांट्स में जो लेटरल बर्ड्स हैं उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे साइड से, है ना। जो लेंथ वाइज ग्रोथ है वो रुक जाएगी बिकॉज कट कर दिया गया है, बट लेटरली दे स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो दिस इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन जो है इसको अप्लाई किया जाता है इन सीड प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। हेज मेकिंग क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। सो ऑक्सीजन जो है ये हमें पता है कि ये शूट टिप पे होता है एंड इट प्रमोट द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो इस लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट के कारण जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो इनहिबिट हो जाते ही है उनकी ग्रोथ, है ना। तो जो मेन स्टेम है वो सिर्फ वही ग्रो करता है। तो यहाँ पे आप टी प्लांट्स को देख सकते हैं, है ना। दिस इज हेज मेकिंग। तो ये जो हेज है ये कैसे बनते हैं, सो बाय ट्रिमिंग द प्लांट्स, प्लांट्स की ट्रिमिंग की जाती है ऊपर से, है ना, उनकी छटाई की जाती है। इस कारण जो शूट के टिप्स होते हैं कट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं।
सो जैसे ही शूट के टिप्स अलग हो जाएँगे, दे गेट रिमूव्ड, जो प्लांट्स की जो लेटरल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्लांट साइड से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ लेंथ वाइज़ ग्रोथ। तो जिसके कारण क्या होगा, दे क्रिएटिंग अ बुशियर प्लांट। प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने घने हैं, कितने पास-पास हैं ये, है ना? तो दिस इज़ आइडियल फॉर बोथ टी प्रोडक्शन एंड हेड्ज फॉर्मेशन। सो इसी को बोलते हैं हेड्ज फॉर्मेशन, ठीक है? जो ट्रिमिंग के बाद आपको देखने को मिलेगी। नाउ इसके अलावा जो ऑक्सिन है, इट आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। एग्जांपल है टोमेटोज़। सो टोमेटोज़ आप देख सकते हैं, इन टोमेटोज़ में सीड्स हैं, है ना? विद सीड्स, बट बाय यूजिंग ऑक्सिन देयर इज क्रिएशन ऑफ विदाउट, यानी कि सीडलेस टोमेटोज़ जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जो ऑक्सिन है वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। They are widely used as herbicides also. Example है 2,4-D, and it kills mainly dicotyledonous weeds को ये kill करता है ना? तो अगर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स हैं, उनके बीच में कोई डाइकोट प्लांट ग्रो कर जाए तो उनको ये किल कर देता है एज वीड। सो देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक वीड फ्री लॉन्स। तो ऐसे लॉन्स जहाँ पे वीड्स ग्रो ना कर पाए, यानी कि जो डाइकोट प्लांट्स हैं वो कोई ग्रो ना कर पाए, वहाँ पे इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्सिन्स हैं, दे कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन that influencing the xylem formation. These are some uses of auxins or importance of auxins hormone. आफ्टर ऑक्सिन नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन जो है, टिल नाउ इट इज मोर देन 100 इन नंबर, रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स। They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. So out of all these gibberellins, जो GA3 है ना, जिसका GA का फुल फॉर्म है यहाँ पे जिबरेलिक एसिड, है ना? आउट ऑफ ऑल दीज जिबरेलिक एसिड्स, जो GA3 है ये काफी पहले डिस्कवर्ड हुआ था एंड इज रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ऑल जिब्रेलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना? जैसे कि नाम में ही है एसिड। So these gibberellic acids, they have wide range of physiological responses in plants, like their ability to cause an increase in length of axis। ठीक है, तो ये लेंथ वाइज एलोंगेशन में हेल्प करता है एंड दैट इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ग्रेप का बंच है, बट दिस ग्रेप बंच इज ट्रीटेड विद द जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पे जो बंच जो स्टॉक है ग्रेप का, उसकी एलोंगेशन हो गई है ना? तो जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एप्पल है ये अनट्रीटेड है, तो ये आपको राउंड दिख रहा है, बट ये जो एप्पल है इसको ट्रीट किया गया है विद जिब्रेलिक एसिड, तो ये थोड़ा सा एलोंगेट दिख रहा है, जिससे इसकी जो शेप है वो काफी इम्प्रूव हो गई है। देन दे आल्सो डिले द सेनेसेंस, है ना? तो प्लांट में जो एजिंग है उसको डिले करते हैं, जिसके कारण जो फ्रूट्स हैं दे रिमेन ऑन द ट्री फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अब यहाँ GA3 की बात करें तो इट इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। सो जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है वहाँ हमें पता है कि फर्मेंटेशन के थ्रू जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक माल्टिंग जो प्रोसेस है जिसमें जिब्रेलिन को यूज किया जाता है टू जर्मिनेट द बार्ले सीड्स, जिससे एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम रिलीज होगा विच स्पीड अप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। देन शुगर केन स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें पता है, एज शुगर इन देयर स्टेम्स। सो स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ जो स्टेम की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है बाय स्प्रेइंग द जिब्रेलिन। तो दस इंक्रीजिंग द यील्ड एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। तो इतना फर्क पड़ जाता है आफ्टर ट्रीटिंग द शुगर केन विद जिब्रेलिक एसिड। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, यानी कि जो छोटे कॉनिफर्स होते हैं, यंग कॉनिफर्स होते हैं, विद जिब्रेलिक एसिड हास्टेन मैच्योरिटी पीरियड, thus leading to
अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन है वो जल्दी हो जाता है, बिकॉज जो यंग स्टेज है कॉनिफर्स की वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। देन जिब्रेलिन्स आल्सो प्रमोट बॉल्टिंग, यानी कि इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले क्या होता है, जो ये इंटरनोड है ये एलोंगेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग से ये आपको एलोंगेट स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये मेनली किस में होता है, इन बीट, कैबेजेस एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, विच इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनेसिस, विच हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन, एंड वर डिस्कवर्ड फर्स्ट एज अ काइनेटीन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन which is a type of purine from autoclaved herring sperm DNA। अब यहाँ पे ये autoclave क्या है, तो autoclaving जो है is a sterilization process that uses high pressure steam। और इस हाई प्रेशर स्टीम के कारण क्या होता है, जो ये हेयरिंग स्पर्म डीएनए है इस ये ऑटोक्लेव्ड हो जाता है, यानी कि ये डिग्रेड हो जाता है, एंड दिस डिग्रेडेशन प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ काइनेटीन। यानी कि जो काइनेटीन है ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, ये फॉर्म होता है बाय डिग्रेडेशन प्रोसेस यानी कि बाय ऑटोक्लेविंग। सो याद रखेंगे काइनेटिन डज नॉट नेचुरली इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरली कौन सा साइटोकाइनिन पाया जाता है, वो है जिएटिन। जिएटिन जो है इज एक्सट्रैक्टेड नेचुरली फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट जो ये व्हाइट पार्ट आते हैं इसमें पाया जाता है नेचुरली अकरिंग जिएटिन, विच इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। So natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur, like root apex हो गया, developing shoot buds हो गए, या फिर young fruits हो गए, and it help to produce new leaves, chloroplast in leaves, then lateral shoot growth and adventitious root formation में ये help करता है। Then cytokinesis जो है it also overcome the apical dormancy, जो प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसको भी कम करता है, लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट को मूव करने में ये हेल्प करता है, विच हेल्प टू डिले द लीफ सेनीसेंस। नेक्स्ट इज इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है इट इज सिंपल गैसियस पीजीआर, यानी कि ये गैसियस हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज विच अंडरगोइंग सेनीसेंस और राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो इन्फ्लुएंसेस ऑफ जो इथाइलिन है प्लांट्स पे वो क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड्स। तो ये आप देख सकते हैं जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये इस तरह से बैंड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो इसमें हेल्प करता है इथाइलिन। इथाइलिन जो इथाइलिन है इट ऑल्सो प्रमोट सेनिसेंस एंड एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। इसके अलावा इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। वी ऑलरेडी नो कि जो इथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन है इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, एंड इट आल्सो एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग। तो जब फ्रूट्स पकने वाले होते हैं तो उनमें जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इथाइलिन, एंड दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या है ये आप याद रखेंगे कि जब फ्रूट राइपन होने वाला होता है तो उस टाइम उनका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन ऑल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड बर्ड डोरमेंसी, यानी कि ये सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है लाइक इन पीनट्स और अदर सीड्स। इसके अलावा ये बर्ड डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है, एंड ऑल्सो हेल्प इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो पोटैटो में आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हुए देखेंगे, इट इज ऑल्सो ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट rapid internode petiole elongation in deep water rice plants। इसके अलावा it help leaves and also upper part of the shoot to remain above water। Ethylene also promote root growth and root hair formation।
तो हमें पता है कि जो रूट हेयर हैं प्लांट्स के वो हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स. So that root growth is also due to ethylene, which increases the surface area for absorption of water and nutrients. It is also used to initiate flowering एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल. तो पाइनएप्पल में आपको पता है कुछ ऐसा दिखता है ये, तो इसमें ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है. इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो. इसके अलावा सिंस इथाइलिन जो है ये रेगुलेट करता है सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसा कि अभी हमने देखा है. So it is one of the most widely used PGR in agriculture and most widely used compound as source of ethylene is इथिफॉन, है ना? तो इथिफॉन जो है ये सिंथेटिकली बनाया जाता है, जो कि एक वाइडली मोस्ट रिच सोर्स है इथाइलिन का. सो ये है इथिफॉन जिसको जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं इन देयर क्रॉप्स. सो इथिफॉन जो है ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, इज़ रेडिली एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विदिन द प्लांट व्हिच रिलीजेस द इथाइलिन स्लोली. एंड जितने भी इथाइलिन के इफेक्ट्स हैं वो प्लांट्स में होने स्टार्ट हो जाते हैं व्हिच हेल्प इन देयर ग्रोथ. तो इथिफॉन हास्टेन फ्रूट राइपनिंग को फास्ट कर देता है टमाटो में, एप्पल में, एंड ऑल्सो एक्सलरेट द एब्सिजन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स that leads to thinning of cotton, cherry and walnut. Then it also promote female flowers in cucumber, thereby increasing the yield. Last hormone is ABA यानी कि abscisic acid. So it is a regulating abscission and dormancy hormone. Short में इसको ABA कहा जाता है. Like other PGRs, it also has wide ranging of effects on the plant growth and development. Like as a general plant growth inhibitors and inhibit the plant metabolism. ये plant के metabolism को रोक देता है, inhibit करता है, उससे growth को भी inhibit करता है. ABA inhibits seed germination. ABA stimulates the closure of stomata and also increases the tolerance of plant to various kinds of stresses. Therefore, it is also known as stress hormone. ABA it play a wider role or important role in seed development, maturation, and dormancy. By including dormancy, जो ABA है, it helps seeds to withstand desiccation and other factors which is unfavorable for growth. तो seeds को जब unfavorable condition नहीं, जब favorable conditions नहीं मिलती हैं, तो उस time ABA जो है वो उनको बचाता है, वो उनको germinate होने नहीं देता है in unfavorable conditions. And in most situation, ABA act as a antagonistic to जिबरेलिक एसिड यानी कि ये उसका ऑपोजिट काम करता है. So we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation, development of plant, एक या एक से ज़्यादा PGRs जो हैं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यानी जितने भी रोल्स हैं ये या तो एक से ज़्यादा हार्मोन्स मिलके करते हैं या वो इंडिविजुअली भी करते हैं. सो दे दैट कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक यानी कि वो मिलके भी करते हैं और कई बार अलग, जैसे साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है जो कि बाकी हॉर्मोन्स नहीं करते हैं, राइट? सो सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट जहाँ पे एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरेक्ट करता है टू अफेक्ट दैट इवेंट. फॉर एग्जाम्पल डोरमेंसी इन सीड, बर्ड्स, एब्सीजन, सेनिसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में. लाइक सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो रोल ऑफ पीजीआर है इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल. तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हॉर्मोन्स हैं दे अफेक्ट द प्लांट, दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इट इज अ इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, तो अलॉन्ग विद द जेनेटिक फैक्टर्स, तो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और जो हॉर्मोन्स हैं ये दोनों ही हमारे आते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल में. इसके अलावा जितने भी लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब सभी हमारे आ जाएंगे एक्सट्रिंसिक में. तो दोनों ही इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मिल करके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये है हमारा ओवरऑल चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।